बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट वीडियो हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात की थी। हमने कहा था कि ड्रग एब्जॉर्प्शन बेसिकली किसी भी ड्रग की एंट्री होती है फ्रॉम द उसकी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ब्लड के अंदर, उसको हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन कहा था। इस लेक्चर में हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर के ये होंगे कि हम इसको डिफाइन करेंगे और कौन कौन से फैक्टर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं उनको देखेंगे। फिर हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का इफेक्ट देखेंगे और फिर हम इंपॉर्टेंस को देखेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम में देखो तो ड्रग को हमने किसी भी रूट से एडमिनिस्टर किया। एडमिनिस्ट्रेशन का हमने कहा था कि उसकी साइट से लेकर प्लाज्मा में एंट्री को हम उसकी एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो सबसे पहले ड्रग एडमिनिस्टर हुआ, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हुई। एब्जॉर्ब होकर वो कहाँ पे आ गया? प्लाज्मा के अंदर आ गया। प्लाज्मा के अंदर आ गया। अब प्लाज्मा के अंदर ना ड्रग या तो फ्री फॉर्म के अंदर होता है या फिर बाउंड फॉर्म के अंदर होता है। बाउंड फॉर्म का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन है ना, तो एल्ब्यूमिन के साथ वो इस तरह से, ये फॉर एग्जांपल ये एल्ब्यूमिन है और ये ड्रग है, तो बाउंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा या फिर खाली ड्रग फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो फ्री फॉर्म के अंदर हो रही होती है। क्यों फ्री फॉर्म में होती है? क्योंकि जो बाउंड फॉर्म में ड्रग होगा ना उसका साइज़ काफ़ी लार्ज होगा, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का साइज़ हमें पता है ना कि काफ़ी लार्ज होता है, जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी भी ड्रग का फ्री फॉर्म के अंदर होना ज़रूरी है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इट रेफर्स टू रिवर्सिबल फिनोमेना, रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ अ ड्रग टू एंड फ्रॉम द ब्लड एंड वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी। यानी ब्लड से निकलकर, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल जा रही है और यहाँ पे कोई भी टिश्यू प्रेजेंट है, तो ब्लड से निकलकर इस टिश्यू के अंदर एंट्री को हम कहते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, और ये रिवर्सिबल हो रही होती है। The process by which drug reversibly move from bloodstream to and enter the extracellular fluid and cell। अब हमें पता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सेल था तो सेल के बाहर कौन सा फ्लूइड होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब पहले ड्रग मूव करेगी फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टूवर्ड्स द सेल। फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से पहले मूव की इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अब इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मूव करेगी इनटू द सेल और टिश्यू। अब हम बात करते हैं कि जो आईवी के रूट के थ्रू हम कोई ड्रग देते हैं ना, तो उस एब्जॉर्प्शन तो जाहिर सी बात है नहीं होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली हम सर्कुलेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो इनिशियल उसका फेज़ होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। तो इसका सबसे पहला फेज़ क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होगा। अब ड्रग ने कहाँ जाना है? हमने कहा ना कि पहले वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जाएगी, फिर वो जाएगी इनटू द सेल। तो इसके लिए ना हम एक मॉडल को, कंपार्टमेंट को डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक कंपार्टमेंट। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है विच डिस्क्राइब द स्पेस इन द बॉडी विच अ ड्रग ऑक्यूपाई अपीयर्स टू ऑक्यूपाई। यानी ये कोई एक्चुअल कंपार्टमेंट नहीं होता है, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम कहते हैं ना कि ड्रग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो जिस स्पेस के अंदर ड्रग प्रेजेंट है ना बॉडी के अंदर, उस स्पेस को हम कह देते हैं कि ये फार्माकोकाइनेटिक कंपार्टमेंट है। अब इसके अंदर ना दो मॉडल आते हैं, एक होता है सिंगल कंपार्टमेंट मॉडल और एक होता है मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल। सिंगल कंपार्टमेंट मॉडल का क्या मतलब है कि एक ही कंपार्टमेंट है जिसके अंदर ड्रग ने डिस्ट्रीब्यूट होना है, जबकि मल्टीपल कंपार्टमेंट का क्या मतलब है कि दो ऐसे सेपरेट कंपार्टमेंट है, एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है और एक पेरिफेरल है, और इसके थ्रू हमारे पास एक्सचेंज होना है, ऐसे करके एक्सचेंज होगा। और ये वाला जो एक्सचेंज है ना, ये तब तक होता जाएगा जब तक हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इक्विलिब्रियम की स्टेट तक हमारे पास ये वाला एक्सचेंज होता रहेगा बिटवीन द टू कंपार्टमेंट्स। अब हमें पता है कि फिजियोलॉजिकल स्पेसिस की जब हम बात करते हैं ना बॉडी के अंदर, तो फॉर एग्जांपल 40 kg का मैन है, तो उसके अंदर 60% वाटर है और 40% नॉन वाटर एरिया है। अब ये जो 60% वाटर एरिया है ना, उसमें 42 लीटर्स भी कह सकते हैं। 42 लीटर्स में से 28 लीटर या फिर 2/3 पोर्शन हमारे पास होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड ICF, और 1/3 या फिर 14 लीटर प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के आगे दो कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा वास्कुलर एंड इंट्रा वास्कुलर। अब इस डायग्राम को समझो कि यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल के अंदर जो ड्रग है ना, वो या तो प्रोटीन के साथ बाइंड हुई है और या फिर वो फ्री फॉर्म के अंदर है। प्रोटीन फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड है। अब ये कैपिलरी की वॉल है, ये कैपिलरी की वॉल है। अब यहाँ से इसने मूव करते हुए जाना है टुवर्ड द ECF, जो हमने पहले भी बात डिस्कस की। अब ECF से फिर इसने अल्टीमेटली जाना है इनटू द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होगी टिश्यू प्रोटीन, जबकि
ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो इस डायग्राम में ये जो एरोज है ना, ये शो कर रहे हैं कि रिवर्सिबल ये फिनोमेना है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज रिवर्सिबल फिनोमेना। अब तमाम जगह पे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं ना कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो खाली ब्लड के अंदर ही अपना मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि थ्रू आउट बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स के पास जा रहे होते हैं। अब कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिन्होंने खाली ब्लड के अंदर रहना है? इस डायग्राम में देखो तो कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे जो कि आएंगे और इस ब्लड के अंदर ही रहेंगे। तो उनको उनकी क्या करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो खाली ब्लड के अंदर ही रहें? अगर तो वो प्रोटीन के साथ बाउंड हुए हैं, प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म के अंदर है, तो वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे। जब इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे तो वो ब्लड के अंदर ही कन्फाइंड रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रग्स प्रोटीन के साथ बाउंड हुए हैं ना, वो ब्लड के अंदर कन्फाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरे वो ड्रग होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी वाटर लविंग होते हैं, या फिर पोलर होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लिपिड सोलेबल नहीं होते। अब हमें पता है ना कि लिपिड सोलिबिलिटी की वजह से ही डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज़ होगी। अभी हम आगे जाके फैक्टर्स को भी देखेंगे। तो अभी आप ये जहन में रख लें कि डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिपिड सोलिबिलिटी। अब जिस ड्रग की लिपिड सोलिबिलिटी कम होगी तो वो भी कहाँ रहेगी? ब्लड के अंदर रहेगी। दूसरा एक फैक्टर हमने पढ़ा था ना एब्जॉर्प्शन में, हमने पढ़ा था कि अनआयोनाइज्ड या फिर अनचार्ज फॉर्म के अंदर जो ड्रग्स होते हैं उनकी भी हमारे पास क्या होती है? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो जो आयोनाइज या चार्ज फॉर्म के अंदर होंगे वो भी ब्लड के अंदर ही आएंगे। सो वो ये यहाँ पे लिखता है कि हाई मोलिकुलर वेट, जिन ड्रग्स का मोलिकुलर वेट हाई है वो ड्रग के अंदर कन्फाइंड हो जाते हैं। उसके अलावा प्रोटीन बाउंड जो ड्रग होंगे वो भी ब्लड के अंदर ही कन्फाइंड रह जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल में दो ड्रग्स आते हैं, एक होता है हेपरिन और एक होता है वारफेरिन। वारफेरिन बेसिकली होता है ना कि ब्लड थिनिंग एजेंट होता है, ब्लड को थिन करना होता है। इसकी जो कोएगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, उनके खिलाफ इनकी एक्टिविटी होती है। तो इसका चूंकि एक्शन ब्लड के अंदर ही इसने अपना एक्शन परफॉर्म करना है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी ही हमने ब्लड के अंदर चाहिए होती है। तो वारफेरिन चूँकि इसकी एक्टिविटी हमें ब्लड के अंदर चाहिए, तो ये कन्फाइंड रहता है ब्लड के अंदर। दूसरा हमने पढ़ा कि वो वाले ड्रग्स जो कि यूनिफॉर्मली थ्रू आउट बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसके अंदर हमने स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट आएंगे, क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है तो ईजिली मेम्ब्रेन के थ्रू पास होकर ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल आती है एथानॉल की। फिर आते हैं वो वाले ड्रग्स जो कि जनरल टिश्यू या फिर ऑर्गन स्पेसिफिक ऑर्गन्स के अंदर जाती हैं। इसके अंदर दो एग्जांपल आती हैं, क्लोरोक्विन इन लिवर जो कि मलेरिया के अंदर यूज़ करते हैं, और दूसरा टेट्रासाइक्लिन इन बोन एंड टीथ। सो इस डायग्राम में देखो कि ये ब्लड है, ब्लड से वो चला जाएगा इनटू द बॉडी वाटर एंड इन वेरियस ऑर्गन्स, या फिर वो जा सकता है जनरल ऑर्गन्स के अंदर या फिर स्पेसिफिक ऑर्गन्स के अंदर। उसकी उन करेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा ना कि प्रोटीन बाउंडिंग की बाइंडिंग की वजह से वो ब्लड के अंदर कन्फाइंड रह जाएगा, स्मॉल मॉलिकुलर वेट की वजह से थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इन फैक्टर्स की वजह से हम डिसाइड करते हैं कि किस ड्रग ने किधर जाना है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट्स कर रहे होते हैं? सबसे पहले आता है रीजनल ब्लड फ्लो, फिर आता है कैपिलरी परमेबिलिटी, बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन, टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड मिसलेनियस फैक्टर। बारी बारी इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है रीजनल ब्लड फ्लो, या जिसको हम परफ्यूजन रेट भी कहते हैं। इसके अंदर जनरल रूट है कि जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जितना ब्लड फ्लो ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो जनरल सा कॉन्सेप्ट है ना। फॉर एग्जांपल किडनी में हमारे पास ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो उधर भी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। फॉर उसके अलावा हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। तो उसके अलावा लिवर के अंदर भी हमें पता है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है वहाँ पे रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। अब इसकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? फॉर एग्जांपल हमारे पास शॉक की कंडीशन है, तो शॉक की कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक है फॉर एग्जांपल, तो चूँकि इसके अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि इस कंडीशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो भी रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो शॉक की कंडीशन में रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो फेजेस है ना डिस्ट्रीब्यूशन के, वही दो फेजेस के अंदर होते हैं। एक होता है इनिशियल रैपिड फेज और एक होता है सेकंड स्लो फेज। यानी इनिशियली रैपिडली डिस्ट्रीब्यूशन होगी और फिर स्लो सेकंड नंबर पे स्लो डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
ब्लड फ्लो के बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है कैपिलरी परमिएबिलिटी। कैपिलरी परमिएबिलिटी को पढ़ने से पहले हमें कैपिलरीज के टाइप्स का पता होना चाहिए। बेसिकली 3 टाइप्स की कैपिलरीज होती हैं। एक होती है हमारे पास कंटिन्यूस कैपिलरीज, एक होती हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज और एक होती हैं डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज। जब कंटिन्यूस कैपिलरीज की बात करते हैं ना तो इसके ऊपर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज के अंदर फेनेस्ट्री मतलब स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं और डिसकंटिन्यूस नाम से ही जाहिर है कि डिसकंटिन्यूस क्लेफ्ट इनके दरमियान प्रेजेंट होंगे। अब कैपिलरी परमेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सो कैपिलरी परमेबिलिटी इज़ टिश्यू डिपेंडेंट। टिश्यू की टाइप पर डिपेंड कर रही होगी कि उसके ऊपर जो कैपिलरी प्रेजेंट है वो किस तरह की है। अगर तो कंटिन्यूस कैपिलरी है तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, और अगर तो डिसकंटिन्यूस यहाँ पे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं तो ज़्यादा होगी। It determines the ease with which the drug crosses the blood tissue barrier. So lipid soluble drugs penetrate the central nervous system while the ionized or polar drug fail to enter the central nervous system। क्योंकि वो लिपिड soluble है तो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे, और जो लिपिड soluble नहीं है यहाँ पर पोलर है या आयोनाइज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है वो नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो कंटिन्यूस कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं नर्वस सिस्टम में और मसल्स में। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिपिड सोल्युबल ड्रग तो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन जो पोलर और आयोनाइज होंगे ना वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। फिर आते हैं फेनेस्ट्रेटेड में ग्लोमेरुलर एंड गट म्यूकोजा की आती है कैपिलरीज। यहाँ पे भी मोस्टली ड्रग क्रॉस कर जाएंगे, और जो डिसकंटिन्यूस है लिवर और बोन मैरो के अंदर वहाँ पे भी मोस्टली ड्रग्स क्रॉस कर जाएंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन उनकी रैपिड हो जाएगी। इस डायग्राम में देखो कि परफ्यूजन रेट लिमिटेड है, ठीक है। सो ब्लड के थ्रू आ रही है ड्रग इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे, फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर आ रही है। फिर आती है प्रोटीन बाइंडिंग किसी भी ड्रग की। जितनी ज़्यादा किसी ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग होगी ना, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, तो उसकी उतनी ही कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये हमारे पास ब्लड वेसल प्रेजेंट है। ब्लड वेसल से इसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आना है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इसने सेल के अंदर आना है। अब कोई ड्रग है ब्लड प्लाज्मा में इसके साथ बाउंड हुई हुई है कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंडिंग की वजह से इसकी जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाली एबिलिटी है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब ये वाली एबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगी। तो क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्सेस बिटवीन द ड्रग एंड ब्लड कंपोनेंट्स एंड एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यूज। प्लाज्मा बाइंडिंग डाटा आर फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाउंड, यानी कितनी बाउंड हुई हुई है ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। फॉर एग्जांपल 90% ड्रग हुई हुई है बाउंड, या फिर 70% बाउंड हुई हुई है। बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्रोटीन फॉल इन 2 कैटेगरीज, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटीन्स है ना ये 2 जगह पर होती हैं। एक तो ब्लड के अंदर होती हैं, यानी ब्लड कंपोनेंट जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन आएंगे और ब्लड सेल्स आ जाएंगे। दूसरा ये एक्स्ट्रा वास्कुलर जो टिश्यू प्रोटीन्स होती हैं ना उनके साथ भी ये ड्रग्स बाइंड कर सकते हैं। दोनों के केस में यही होगा कि जितनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी उतना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। अब इस डायग्राम में देखो कि ये ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, और ये कोई भी टिश्यू प्रेजेंट है। यहाँ पे ड्रग पहले बाउंड फॉर्म में था, फिर वो फ्री फॉर्म में आया। जब ये फ्री फॉर्म में आएगा ना फिर ये आ जाएगा इनटू द टिश्यू। अब टिश्यू के अंदर यहाँ पे भी बाउंड फॉर्म के अंदर हो सकता है, क्योंकि हमने कहा ना कि एक्स्ट्रा वास्कुलर भी कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से अगर टिश्यू के अंदर ये बाउंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उस ड्रग की ना क्लियरेंस डिक्रीज हो जाती है। क्लियरेंस डिक्रीज हो जाएगी, या फिर इसकी वापस ब्लड के अंदर एंट्री, क्योंकि हमने कहा ना कि डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वापस ब्लड के अंदर इसकी एंट्री भी कम हो जाएगी। अब इस डायग्राम में देखो राइट साइड वाली में रिवर्सिबल बाइंडिंग हो रही है ड्रग की एल्ब्यूमिन के साथ। अब चूंकि ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो गया तो हम कह रहे हैं कि रिटेंशन ऑफ प्रोटीन बाउंड ड्रग विद इन द वस्कुलेचर, यानी ये वस्कुलेचर के अंदर ही रहेगा, यानी टिश्यू के अंदर इसकी एंट्री कम हो जाएगी। फिर आता है कि कौन सी हमारे पास प्रोटीन्स हैं और कौन से ऐसे स्पेसिफिक ड्रग हैं जिनके साथ वो बाइंड कर रही है। फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन तो आलमोस्ट तमाम ड्रग्स के साथ ही बाइंड कर रही होती है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो इसका काफ़ी ज़्यादा है। और फिर आती है अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये मोस्टली बाइंड कर रही होती है बेसिक ड्रग्स के साथ, फॉर एग्जांपल इमिप्रामीन, लाइडोकेन एंड क्विनिडीन। फिर आती है लिपोप्रोटीन्स बाइंड करती हैं बेसिक ड्रग और लिपोफिलिक ड्रग्स के साथ, फॉर एग्जांपल क्लोरप्रोमाजीन इसके साथ बाइंड करती है। फिर आती है अल्फा-1 ग्लोब्यूलिन्स, ये स्टीरॉइड्स के साथ बाइंड करते हैं।
स्टेरॉइड्स के साथ। फिर आती है अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन, ये वाइटामिन्स के साथ मेनली बाइंड कर रही होती है। फिर आती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली बाइंड करती है पीपीपी से, ट्रिपल पी से बाइंड करती है, यानी फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल एंड फिनोथायाजीन्स के साथ ये बाइंड कर रही होती है हीमोग्लोबिन। तो ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी प्रोटीन के साथ कौन से ड्रग्स बाइंड कर रहे होते हैं। बाइंडिंग बिटवीन द ड्रग एंड प्लाज्मा प्रोटीन इज रिवर्सिबल। यहाँ पे भी हमने देखा था कि ये वाली बाइंडिंग क्या है, रिवर्सिबल है। द अनबाउंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा एंड टिश्यू विल सेम एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के स्टेज पे जो अनबाउंड कंसंट्रेशन है ना, वो सेम होगी प्लाज्मा और टिश्यू के अंदर। अनबाउंड फ्रैक्शन इज फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकली एक्टिव। जो अनबाउंड या फिर फ्री फॉर्म है ना, उसी ने तो डिस्ट्रीब्यूट होना है और उसी ने ही रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करना होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो फ्री फॉर्म में ड्रग है ना, वही फार्माकोलॉजिकली और टॉक्सिक एक्शन अगर वो परफॉर्म कर रहा है ना, तो वही वाला जो फ्री फॉर्म होगी ना, वही फार्माकोलॉजिकली भी एक्टिव है और टॉक्सिकली भी एक्टिव है। एंडोनियस सब्सटेंस एंड को एडमिनिस्टर्ड ड्रग कम्पीट फॉर बाइंडिंग साइट। इसको जब हम फार्माकोडायनेमिक्स समझेंगे तब भी डिटेल से समझेंगे। बाउंड ड्रग कैन एक्ट एज ड्रग रेजरवायर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, यानी वो स्लो रिलीज करवा रहे होंगे ना, ये इस तरह से बाउंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज भी हो जाती है तो वो रेजरवायर के तौर पर एक्ट कर रहे होंगे। और हमने कहा ना कि ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल फिनोमेना है। तो रेजरवायर के तौर पर ऐड करने का यही मतलब है कि जब हमें ड्रग की कंसंट्रेशन चाहिए होगी तो वो फ्री फॉर्म में दोबारा से आकर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जगह पर जाकर अपना एक्शन परफॉर्म कर लेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, जितनी ज़्यादा ड्रग की कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी, लेकिन वो अप टू अ सर्टन लिमिट होगी, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन भी तो लिमिटेड है ना, तो अप टू अ सर्टन लिमिट वो उसको अफेक्ट करेगी। फिर आती है नंबर ऑफ अवेलेबल बाइंडिंग साइट। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग साइट्स होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास वो होगी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। फिर आती है बाइंडिंग साइट्स के लिए अफिनिटी। जितनी ज़्यादा अफिनिटी होगी उतनी ही ज़्यादा बाइंडिंग होगी। नेक्स्ट आती है टिश्यू बाइंडिंग। टिश्यू बाइंडिंग क्या करेगी कि किसी भी ड्रग को ना स्पेसिफाई कर देगी स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए। फॉर एग्जांपल लिवर के केस में बात करें तो पैरासीटामोल, क्लोरोक्वीन एंड डिगोक्सिन आ जाती हैं। स्किन के अंदर क्लोरोक्वीन, आई के अंदर एफिड्रीन और एट्रोपिन, बोन एंड टीथ के अंदर टेट्रासाइक्लिन एंड फेनिटोइन। फैट्स के केस में डीडीटी, थायोपेंटल एंड माइनोसाइक्लिन। स्केलेटन, मसल एंड हार्ट के अंदर डिगोक्सिन एंड एमिटीन। ब्रेन के अंदर एसिटाजोलामाइड एंड क्लोरप्रोमाजीन। किडनी एंड वेस्टिबुलर ऑपरेटस के अंदर जेंटामाइसिन। इसके अंदर जो फर्स्ट वन है लिवर वाला, ये इंपॉर्टेंट है। आई वाला इंपॉर्टेंट है, बोन एंड टीथ वाला इंपॉर्टेंट है, हार्ट वाला इंपॉर्टेंट है एंड ये लास्ट दोनों भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि टिश्यू परमिबिलिटी ऑफ ड्रग। अब टिश्यू परमिबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्रग की। कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल ड्रग का अगर मोलिकुलर साइज छोटा है तो हमें पता है कि वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा। जब वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। फिर आता है मोलिकुलर चार्ज। जो अनचार्ज फॉर्म के अंदर ड्रग्स होते हैं ना, वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं, जबकि जो चार्ज ड्रग्स होती हैं ना, वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाते। तो हम ये कहते हैं कि जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है ना, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग। फिर आते हैं लिपिड एंड वाटर सोलेबिलिटी। जितनी ज़्यादा लिपिड सोलेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर एंड ब्लड टेस्टिस बैरियर। जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल होंगे वो इन बैरियर्स को क्रॉस करके जा सकेंगे टूवर्ड्स द ब्लड ब्रेन बैरियर के केस में सीएनएस पे इफेक्ट्स रख रहे होंगे, प्लेसेंटल बैरियर में फीटस के ऊपर, और ब्लड टेस्टिस बैरियर के केस में स्पर्म्स के ऊपर अपना इफेक्ट रख रहे होंगे। फिर आते हैं मिसलेनियस फैक्टर्स। इसके अंदर एज आ जाती है, जेंडर आ जाता है, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, एडीमा एंड एसाइटीज़। ये फैक्टर्स भी डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब इस लेक्चर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक केस लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने ए ड्रग दिया है, एक ड्रग है ए ड्रग, इसको हमने दिया है आईवी रूट के थ्रू। आईवी रूट के का क्या मतलब है कि डायरेक्टली आ जाएगा सर्कुलेशन के अंदर, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो होनी नहीं ना, डायरेक्टली ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आएगा। अब ये वाला जो ए ड्रग है ना, ये जाके बाइंड हो जाता है प्रोटीन्स के साथ, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन होती है ना, उनके साथ आकर ये बाइंड हो गया, जिसकी वजह से हमने कहा कि जो प्रोटीन बाउंड फॉर्म में ड्रग्स होती है ना, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं होती।
डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, यानी ये प्लाज्मा के अंदर ही कन्फाइंड फॉर्म के अंदर रह रही है। तो इस तरह के ड्रग की हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं कि इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। अब दूसरा केस ले लेते हैं। अब है ड्रग बी है। अब ये वाली जो ड्रग है ना, ये भी हमने फॉर एग्जांपल आईवी रूट के थ्रू ही दिया, आईवी रूट के थ्रू दिया, ये चली जाएगी सर्कुलेशन के अंदर डायरेक्टली। सर्कुलेशन के अंदर आकर ये वाली जो बी ड्रग है ना, ये लिपिड सॉल्युबल भी है, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर साइज़ भी छोटा है और ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर है। अब चूंकि इसकी ये वाली करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आराम से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, आ जाएगी इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इसने चला जाना है टुवर्ड द टिश्यू और सेल, ठीक है। तो इस तरह के ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे कि इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो डेफिनेशन की बात करें तो ये एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होता है विच इज़ रिक्वायर्ड टू अटेन द सेम कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा एज कंपेयर टू बॉडी, यानी जितनी प्लाज्मा के अंदर ही कंसंट्रेशन है ना, उतनी ही कंसंट्रेशन बॉडी की दूसरी जगहों पर होनी चाहिए। तो इस तरह के वॉल्यूम को हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करें तो हमने कहा ना कि ड्रग ए वाला केस लिया था तो वो खाली प्लाज्मा के अंदर ही कन्फाइंड रह गया था, वो आगे जाके टिश्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, तो इसीलिए हमने कहा था कि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम था। जबकि जो दूसरा हमने केस लिया है वो क्रॉस करके चला गया था इनटू द सेल, जिसकी वजह से हमने इसको कहा कि इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम मैथमेटिकली कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी जितनी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उतनी ही प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगी किसी ड्रग की। इस डायग्राम से समझो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ड्रग, तो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है कम रह जाएगी। तो इस फॉर्म से, इस डायग्राम से हम इसको जहन में रख सकते हैं। अब ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक मॉडल आता है जिसको हम कहते हैं बाथ-टब मॉडल। बाथ-टब मॉडल क्या कहता है कि बॉडी को हम एज कंसीडर करते हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। अब इसमें एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है जो कि इंडिकेट करता है ब्लड को और हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स को, और एक होता है पेरिफेरल कंपार्टमेंट जो कि लेस परफ्यूज्ड टिश्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब ब्लड हमें पता है कि ड्रग हमें पता है कि कहाँ जाता है, सबसे पहले ब्लड के अंदर आता है, यानी सेंट्रल कंपार्टमेंट में आता है। अब सेंट्रल कंपार्टमेंट में या तो उसने डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है या फिर एलिमिनेट हो जाना है। अब ड्रग फिर यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाता है पेरिफेरल कंपार्टमेंट में, क्योंकि हमने कहा ना कि पेरिफेरल कंपार्टमेंट होते हैं लेस परफ्यूज टिश्यू, तो यहाँ से वो डिफ्यूज़ होकर चला जाएगा लेस परफ्यूज टिश्यू में, यानी पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स में, वेयर इट इज़ स्टोर्ड, या तो उधर स्टोर हो जाएगा बाय बाइंडिंग टू टिश्यू प्रोटीन एंड स्लोली रिलीज बैक इनटू द सेंट्रल कंपार्टमेंट, क्योंकि हमने कहा ना कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो वो स्लोली रिलीज बैक भी हो सकता है सेंट्रल कंपार्टमेंट में। अब इस टेबल के अंदर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं मुख्तलिफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स की। इसमें वारफेरिन की याद कर लो, ठीक है, उसके अलावा फेनिटोइन की याद कर लो, इम्पोर्टेंट वन, और क्लोरोक्वीन की याद कर लो। इन तीनों की एज ए एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट आती है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रिडिक्ट कर रही होती है लोडिंग डोज को, यानी लोडिंग डोज की डिटर्मिनेशन में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रोल प्ले करता है। अब लोडिंग डोज होती क्या है? ये बेसिकली ऐसी डोज होती है जो कि किसी भी ड्रग की थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन को क्विकली अचीव करने में हेल्प करती है। ये हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर देते हैं, यानी ये लार्ज इनिशियल डोज होती है किसी भी ड्रग की टू अचीव थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन क्विकली। और ये ऐसे ड्रग्स की यूज़ करते हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा हो, या फिर वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हों, तो ऐसे ड्रग्स की डोज में हम लोडिंग डोज देते हैं। तो पर्पस क्या होगा लोडिंग डोज का? टू अचीव थेराप्यूटिक लेवल्स क्विकली, शॉर्टन द टाइम टू अचीव द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या थी? ये बेसिकली ऐसी कंसंट्रेशन होती है जहाँ पर रेट ऑफ ड्रग इन्फ्यूजन बराबर हो जाती है रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के, तो उस टाइम को ये शॉर्टन करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये सिम्टम्स को क्विकली रैपिडली रिलीफ करने में हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि ये लोडिंग डोज की प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। लोडिंग डोज के फार्मूले की बात करें तो लोडिंग डोज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड कंसंट्रेशन। फिर आती है कि किसी भी ड्रग की अगर ओवरडोज की हो गई है तो उस केस में जो हम डायलिसिस परफॉर्म करते हैं ना, उसकी इफेक्टिवनेस को भी ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये था टॉपिक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।